अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड और विरासती ज़मीन, यानी कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। उसको हम किस तरीके से अपने रिटर्न में मैनेज करें, किस तरीके से रिपोर्ट करें, और स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली वेल्थ स्टेटमेंट में उसको किस वैल्यू पे लिखा जाए। क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवाज बड़ा अरसा तक चलता रहा कि जीरो वैल्यू पे हम लोग उसको रिपोर्ट कर देते थे वेल्थ स्टेटमेंट में, और वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक होते थे। वो जब लोगों ने देखा, फेस किया, उसके बाद फिर चीजें क्लियर होना शुरू हुई। आज उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि गोल्ड और जो प्रॉपर्टी है, यानी कि लैंड और बिल्डिंग, ये एसेट्स की किस कैटेगरी में फॉल करती हैं। ये बेसिकली हमारे कैपिटल एसेट्स क्या है जी? कैपिटल एसेट्स। तो कैपिटल एसेट्स को जब हम सेल करते हैं ना, उनके ऊपर आने वाला गेन कैपिटल गेन होता है। जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि लैंड और बिल्डिंग, उसके लिए तो जो रेट है टैक्स ईयर 2025 का, वो कैपिटल गेन का 15% फिक्स रेट है। उसमें कोई ये नहीं है कि जनाब गेन ज्यादा होगा तो रेट बढ़ेगा, गेन कम होगा तो रेट कम होगा, यानी प्रोग्रेसिव बेसिस पे नहीं। फिर जो उसमें पहले होल्डिंग पीरियड वाला क्राइटेरिया होता था कि जितना लंबा अरसा तक आप उसको पोजेस करेंगे, होल्ड करके रखेंगे प्रॉपर्टी को, उतना जनाब आपका टैक्स रेट कम होता चला जाएगा ग्रेजुअली। अब वो चीज़ भी खत्म हो चुकी है। तो डिस्कशन उस पर कम है, क्योंकि उसके हवाले से दो तीन वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, उनका मैं लिंक दे दूंगा जो मुझे मुनासिब लगेगी। लेकिन गोल्ड के ऊपर इस हवाले से कोई ज़्यादा बात नहीं हो सकी। गोल्ड के हवाले से जो भी डिस्कशन करूंगा, आप उसको लिंक कर सकते हैं लैंड और बिल्डिंग के साथ भी, यानी कि जो इनहेरिटेड। अब देखिए, गोल्ड आता है यूजली जब शादी होती है, तो खातून है उसको गिफ्ट में मिल जाता है अपने वालिदैन की तरफ से, या फिर अपने ससुराल की तरफ से भी। अब वो कल को बेचने का अगर प्लान बन जाए, तो क्या करेंगे उसको? हम तो जीरो पे रिपोर्ट करके बैठ गए। तो जीरो पे रिपोर्ट करने का नुकसान क्या होगा? आप देख लें कि ये है कैपिटल एसेट। वो क्या कर रहा है? वो कैपिटल एसेट्स का बता रहा है कि इनका लॉस रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा, मतलब इनको मान रहा है। टैक्स लॉ इनको कैपिटल एसेट्स मानता है, उसके अंदर ज्वेलरी भी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर करना जरूरी है, उसके बाद हम किसी और चीज की तरफ जाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर लूँ। आपने एक साल में गोल्ड खरीदा, और खरीद के आपने उसकी जो कॉस्ट बताई ना, कीमत खरीद, वो आपने बताई जी जीरो। अब जो सेल्स प्राइस है या कंसिडरेशन रिसीव जिसको आप बोलते हैं, वो है हमारी 12 लाख रुपए। अब परचेज प्राइस भी कुछ ना कुछ होगी, कॉस्ट भी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन हमने क्या किया? अपनी मासूमियत में उसको जीरो वैल्यू, ये मार्केट का एक ट्रेंड है, सभी लोग जीरो पे करते हैं, मैं भी जीरो पे रिपोर्ट कर देता हूँ। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं कि ये सारे का सारा कैपिटल गेन बन रहा है, क्योंकि सेल्स प्राइस में से खर्चा, आपका निकाला खर्चा तो कुछ था नहीं, आपने तो कहा कि मुझे जीरो वैल्यू पे रिसीव हुआ है। तो ये सारे का सारा गेन है, इसको बोलेंगे कि ये कैपिटल गेन है। क्या है जी? ओह सॉरी, ये सारा कैपिटल गेन है जी। चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इसके ऊपर टैक्स कौन सा लगेगा? अब टैक्स रेट्स की तरफ चलते हैं। हम इसके ऊपर चेक करते हैं जी, टैक्स रेट क्या होगा। नॉन सैलरीड पर्सन वाला 6 लाख से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 लाख पे। अब डायरेक्टली अगर चेक करना चाहें तो आपका 90,000 रुपये का टैक्स बनता है। कितना? 90,000 रुपीज का। तो वहां पे आप जाके सिंपली लिख दें कि हमारा जो टैक्स जनाब बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90,000 रुपीज का। ये सिर्फ बेवकूफ़ी की वजह से, हालांकि एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब इसी सारे सिनेरियो को आप कॉपी कर लें यहाँ पे, और इसमें कॉस्ट पुट कर दें। क्योंकि जब परचेज किया तो कुछ ना कुछ पे जरूर किया होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि जीरो में कौन कोई चीज देता है। आप कहते हैं कि जी 6 लाख रुपया कॉस्ट थी, पीछे हमारे पास गेन आया 6 लाख रुपए का, और 6 लाख रुपए तक तो वैसे ही आप देखेंगे एग्जाम्पशन है। देखें जी, अप टू 600,000, तो वैसे ही माफी होगी, वैसे ही माफी होगी, नो टैक्स एट ऑल। ये फायदा है चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का। इसी तरह इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, उसमें तो ये मामला फिर ज्यादा गंभीर हो जाते हैं।
अब वो प्रॉपर्टी की तो वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एक प्रॉपर्टी है वो जनाब 2 करोड़ की है या 3 करोड़ की आप सेल कर रहे हैं, और आप उसकी जो दिखा रहे हैं कॉस्ट वो जीरो है, तो जनाब वो सारा गेन कंसिडर कर लिया जाएगा। वो सारी अमाउंट जो है ना, वो सारी गेन मान ली जाएगी और उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा 15% के हिसाब से। लेट सपोज आप कहते हैं जी 2 करोड़ रुपए सेल्स प्राइस थी, 20 मिलियन, और कॉस्ट जीरो थी। तो अब देखिए नुकसान। चले जी हम इसी को ले लेते हैं, यही हमारा गेन है। इसके ऊपर आप 15% का रेट लगाएं और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लें खुद ही। ये जरा गौर कीजिएगा, शायद 30 लाख रुपए बन रहे हैं, 30 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है। ये बेवकूफ़ी की वजह से देना पड़ सकता है, तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करें, जीरो वैल्यू मत लिखें। अब वो जीरो वैल्यू कहाँ पे लिखते थे, वो भी चल के देख लेते हैं। वो यूजुअली वेल्थ में जब हम आते हैं ना, ये प्रीशियस पोजेशन, यहाँ पे सपोज कि 5 तोला गोल्ड हमने परचेज किया। जिस वक्त परचेज किया 1 लाख रुपए उसकी पर तोला प्राइस थी। हम क्या करें, 5 लाख रुपए हमें यहाँ पे रिपोर्ट करने हैं, ताकि हम 10 लाख रुपए का, 12 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का जब बेचेंगे। आज की डेट में तो आप देखें ना, 5 तोला गोल्ड भी मेरा ख्याल है 16-17 लाख रुपए का सेल हो, और 5 लाख रुपए उसमें से कॉस्ट निकाल दी जाए तो काफी आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगी। अगर कॉस्ट जीरो है तो फिर आपको 16-17-18 लाख रुपए जो भी रिसीव हो रहा है वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, गेन बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक मसला होता है। अब क्योंकि इसके अगेंस्ट मैंने कोई अमाउंट पे नहीं की, मैंने यहाँ पे 5 लाख लिखा, वेल्थ आउट हो जाएगी, डिफरेंस आ जाएगा अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमें इनफ्लोज में, ये देखिए ये इनफ्लोज, गिफ्ट में उतनी अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पे भी 5 लाख रुपए आप पुट कर दें, आपका वो मसला सॉल्व हो जाएगा। इफेक्ट जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी की प्रॉपर वैल्यू लिखें, और वो अगर आपको इनहेरिटेंस में मिली है उतनी वैल्यू आप इनहेरिटेंस में पुट कर दें। ठीक है जी, ये मसला सॉल्व हुआ। रिटर्न में क्या करना है, आइए जी उस तरफ भी थोड़ा सा हम देखते हैं, उस तरफ भी चलते हैं। रिटर्न में क्या होता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि लैंड बिल्डिंग, उसको बेच के गेन आया है, या फिर गोल्ड को बेच के गेन आया है, तो वो हमें क्या करना चाहिए, कैपिटल गेन्स में लिखना चाहिए। अब गोल्ड हमने 12 लाख रुपए का शायद दिखाया था, और उसमें से 6 लाख रुपए हमारी कॉस्ट थी, तो हम 6 लाख रुपए की अमाउंट यहाँ पे लिख दें कि जनाब 6 लाख रुपए गेन है। वो इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर देगा, देखते हैं जी कितना कैलकुलेट करता है। क्या उसने कुछ कैलकुलेट किया है, कुछ भी नहीं किया। अगर हम थोड़ी सी गलती करें और वही काम जिससे बचना चाहिए अगर हम कर दें गलती से, यानी कि गोल्ड को हम कॉस्ट की बजाय जीरो पे लिख दें, तो फिर 12 लाख रुपए गेन होगा। कैलकुलेट करें, कंप्यूटेशंस में है। तो ये 75,000 क्यों कैलकुलेट कर रहा है, अब आपके जहन में सवाल आ रहा हो। ये रिटर्न है 2024 की, क्योंकि अभी 25 की तो फाइलिंग हो नहीं सकती। ये 24 की रिटर्न है, और 24 के जो रेट्स है ना उनके अकॉर्डिंग ये जनाब उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। क्योंकि उसमें 6 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन है, 6 से 8 तक जो रेट है ना वो 5% है, फिर 8 लाख से जो 12 लाख रुपए उसमें रेट बढ़ जाता है, कलमन 15% हो जाता है। लेकिन टैक्स ईयर 2025 में क्या किया गया, 6 से ऊपर डायरेक्टली 15% का रेट रख दिया गया, इसलिए वो 15,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। आपने उससे परेशान नहीं होना, आप इसको जब भी जिस टैक्स ईयर में भी देखें आप रेट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर मजीद कंफ्यूजन दूर करना चाहें तो टैक्स रेट्स जो हैं वो 24 के भी हम आपके सामने रख देते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखिए, टैक्स रेट्स फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स, यानी कि सैलरी के अलावा रेट्स 6 से 8 तक, हाँ 7.5% का रेट है, 5 का नहीं है, 7.5% का। अब डायरेक्टली यहाँ पे भी 15% है। फिर 8 लाख से 12 लाख तक 15% का है, 12 लाख पे डायरेक्टली चेक करना चाहिए तो 75,000 रुपीज का। रिपोर्टिंग का तरीका मुख्तलिफ भी हो सकता है, आप इसको बिजनेस में जाके भी लिख सकते हैं कि जो पैसे रिसीव हुए उनको जाके आप रेवेन्यू में लिख दें,
और जो आपका खर्चा है उसको आप परचेज में लिख दें, वो भी ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्योंकि ये बिजनेस है नहीं, तो वहां पर रिपोर्ट करना थोड़ा सा नामुनासिब होता है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको अदर सोर्सेज में रिपोर्ट कर दें। क्या करें? रिसीट्स में आके अमाउंट लिख दें, जितनी भी अमाउंट आपको रिसीव हुई है, और जो उसकी उससे रिलेटेड खर्चा है वो यहाँ पे लिख दें डिडक्शन में। तो फिर भी ये मैनेज हो जाएगा। लेकिन ज्यादा वेल्थ में लोग गलती करते हैं, उसके बाद ये कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होते हैं रिटर्न में। तो वेल्थ को ठीक कर लें। अगर किसी ने गलती की हुई है तो वेल्थ कैन बी रिवाइज्ड। आप अपनी वेल्थ रिवाइज करें। रिवाइज्ड वेल्थ में आपको मैंने जिस तरीके से गाइड किया है, आप उसी तरीके से गोल्ड जो है वो जाके यहाँ पे उसकी प्रॉपर अमाउंट लिखें, और फिर रिकंसिलेशन वाले टैब में जाके इनफ्लोज में गिफ्ट का ऑप्शन नजर आएगा, उधर उतनी अमाउंट लिख दें। इफेक्ट वुड बी कैंसल्ड, और यू कैन से नलिफाइड। खत्म हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक तरफ से 5 लाख इंक्रीज, एक तरफ से 5 लाख है। देखिए ना, 5 लाख रुपए आप एसेट में बता रहे हैं कि इंक्रीज है, वो उसका सोर्स पूछ रहे हैं, उसका सोर्स क्या है? आपने उसका सोर्स बताया गिफ्ट, इफेक्ट कैंसिल, खत्म हो गई। तो कोई मुश्किल नहीं आएगी, वेल्थ रिकनसाइल हो जाएगी। बस जी, आज के लिए इतना ही। मेरा ख्याल है कि जरूरत से ज्यादा वीडियो लंबी होगी, माजरत चाहता हूँ, लेकिन डिटेल्ड डिस्कशन के लिए फिर थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। अपना ख्याल रखिए।